उत्तर प्रदेश में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, पहला बीएड और दूसरा डीएलएड करने के लिए। इन दोनों कोर्सेज के माध्यम से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना पाते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश प्रक्रिया बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी और डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया अब स्टार्ट हो रही है। इससे पहले अभ्यर्थियों के पास केवल एक ही विकल्प था कि वह बीएड में प्रवेश लें, लेकिन चूंकि डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट होने की वजह से अब अभ्यर्थियों के पास उत्तर प्रदेश में दो विकल्प हैं। अब जो नया कैंडिडेट जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड और डीएलएड के बारे में विचार करता है, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकता है जानकारी ना हो, जिसकी वजह से वो एक गलत डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें किस में प्रवेश लेना चाहिए। एज ए फ्रेश कैंडिडेट जो भी आपके मन में प्रश्न और संभावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी डीएलएड और बीएड को लेकर के कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है, किससे आपको जल्दी नौकरी मिलेगी, किसमें कम आपका टाइम लगेगा, किसमें आपका फीस कम लगेगा, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बीएड और डीएलएड दोनों में प्रवेश जो होता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। हालांकि कुछ एक राज्यों में अगर आप देखेंगे तो डीएलएड में प्रवेश जो होता है वो इंटरमीडिएट के बेस पर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्पेशली बात की जाए तो डीएलएड में प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद होता है और बीएड में भी ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दोनों कोर्स 2 साल का कोर्स होता है। फीस की बात करें तो दोनों का फीस लगभग समान है। जहाँ पर बीएड में अगर सरकारी विद्यालय की बात करें, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी में सरकारी सीट मिल गया तो वहाँ पर जो फीस आपका लगेगा वो वेरी करता है। वो 2,500 सालाना से लेकर के 10,000 सालाना फीस हो सकता है, क्योंकि जो बीएड कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर कराया जाता है, यूजीसी से ये एफिलिएटेड होता है। जबकि डीएलएड की बात करें तो डीएलएड जो होता है वो एससीईआरटी से एफिलिएटेड होता है और इस वजह से यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय की फीस होगी, जिसे आप डाइट बोलते हैं डीएलएड में, वो फिक्स होता है प्रत्येक डाइट का कि आपको 10,200 रुपये प्रत्येक सालाना आपको देना पड़ेगा। 1 साल का डाइट के लिए बात कर रहा हूँ डीएलएड के सरकारी विद्यालय की। लेकिन जब बीएड की बात आती है तो चूंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, इस वजह से उनका फी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों के फीस भी वेरी कर सकते हैं बीएड में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और ये 2,500 से स्टार्ट होकर के 10,000 तक वेरी कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड में सरकारी विद्यालयों की फीस फिक्स है, 10,200 रुपये 1 साल में आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, वहीं पर प्राइवेट विद्यालयों की अगर हम लोग बात करें तो बीएड में जो प्राइवेट विद्यालय की फीस है वो पहले साल आपको 51,000 के आसपास देनी पड़ेगी और दूसरे साल लगभग 30,000 के आसपास देनी पड़ेगी, यानी मोटा मोटी आपका लगभग 81,000 रुपया खर्च होता है। हालांकि जब आप आगे अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लेकिन ये मेन खर्चा है जो आपका फीस के तौर पर लिया जाएगा, मतलब कि 81,000 आपका बीएड में आप मान सकते हैं। वहीं पर डीएलएड की जब बात आती है तो डीएलएड में अगर आप प्राइवेट विद्यालय से करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का जो फीस है वो 41,000 रुपया निर्धारित किया गया है। दोनों वर्षों को जोड़ लें तो 82,000 रुपया आपका फीस के तौर पर पेमेंट करना होगा। तो मोटा मोटी अगर फीस को हम लोग कंपेयर करें तो दोनों की फीस समान है, दोनों की ड्यूरेशन समान है, दोनों 2 साल का कोर्स है, दोनों में मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही है। और जहाँ तक बात करें ग्रेजुएशन के मिनिमम मार्क्स की तो दोनों में मिनिमम मार्क्स भी फिक्स है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% कम से कम होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन के मार्क्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद से बात आती है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं, आपके अलावा कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। देखिए, आपको किस लेवल का टीचर बनना है ये जब आप तय कर लेंगे उसके बाद इसका जवाब मिल जाएगा कि आपको किस में जाना चाहिए। इससे पहले 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो कि एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उनके माध्यम से जारी करके बीएड को प्राथमिक के लिए पात्र माना गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अब पात्र नहीं है। यानी कि अगर आप बीएड कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो आप कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के टीचर बनने के लिए योग्यता हासिल कर लेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 8 जिसे अपर प्राइमरी बोला जाता है, कक्षा 9-10 जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी बोला जाता है, और कक्षा 11-12 जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे पीजीटी बोला जाता है। इन सभी कोर्सेज में आप बीएड कोर्स के माध्यम से सरकारी टीचर बनने की योग्यता हासिल कर लेंगे। वहीं पर अगर आप डीएलएड कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो आपके कोर्स की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक होगी। कक्षा 1 से 5 जिसे
प्राइमरी टीचर बोला जाता है और कक्षा 6 से 8 जिसे अपर प्राइमरी बोला जाता है। तो दोनों में आप एलिजिबिलिटी हासिल कर लेंगे अगर आप यहाँ पर डीएलएड कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो। अब अगर आप बीएड कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो बीएड कोर्स की जो एप्लीकेबिलिटी है कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक, वहाँ पर आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट होंगे। यानी कि आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हायर किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आपका वो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मांगा जाता है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। यानी कि जब वो आप कक्षा 6 से 8 तक के लिए टीचर बनने जाएंगे तो अगर मान लीजिए अगर आप सामान्य अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं यानी एसएसटी जिसे आप बोलते हैं, तो एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 4 विकल्प दिया जाएगा जिसमें से 2 विकल्प आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आपका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं, यानी कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे शिक्षक बनने के लिए। तो जब भी सब्जेक्ट टीचर की बात आती है तो वहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। लेकिन डीएलएड में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि डीएलएड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने की होती है। और कक्षा 1 से 5 तक का जो अध्यापक होता है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। वहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि आप हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए हायर किए जा रहे हैं या फिर अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए हायर किए जा रहे हैं। आप जब हायर किए जाते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स को एज ए टीचर आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट टीचर आप हायर नहीं हो रहे हैं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे। तो जब भी डीएलएड की बात आती है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई भी पंगा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी बीएड की बात आएगी तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपको भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप जो भी एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर अन्य राज्यों में या फिर केंद्रीय स्तर पर, उनके एडवर्टीजमेंट को देखिए कि क्या उनके हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी आप रखते हैं उस स्तर के शिक्षक बनने के लिए। क्योंकि ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से प्रभावित हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक वाले अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसके बाद से वो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर पाएँ। हालांकि कुछ एक कंडीशन में अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का अगर अध्यापक हायर किया जा रहा है तो वहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन जो आरटी एक्ट है जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की बात करता है, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। और अलग अलग राज्यों में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग नियम हैं। कहने का मतलब कि कई राज्यों में इस प्रकार के कंप्यूटर साइंस के टीचर को हायर ही नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेबिलिटी हो ही नहीं पाएगी भले आप बीएड किए हो ना किए हो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी रखना चाहते हैं उस राज्य के हिसाब से आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूँ, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स तो आप पढ़ते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं होता है बल्कि अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। और माननीय हाईकोर्ट के कई जजमेंट हैं जब उन्होंने बीटेक को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से टीजीटी और पीजीटी में अलाउ ना करने जैसे डिसीजन दिए हुए हैं। तो इस पर भी आपको संदेह रहेगा कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो मैथमेटिक्स से भी आप अगर बीएड कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी हमेशा संदेह रहेगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए बीएड अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए डीएलएड विकल्प अच्छा हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, उसके बाद से ग्रेजुएशन आपने कर लिया है और उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन आपने बीएड कर लिया। तो बीएड जब आप कर लिए तो 6 से 12 तक के ही टीचर बन पाएंगे। 6 में भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, 6 से 8 वाली शिक्षक भर्ती में 9, 10, 11, 12 में तो देखा ही जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो बीएड करने का कोई मतलब नहीं होता है। या तो पहले आप ग्रेजुएशन में अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए जो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने से रोक रहा है, उसके बाद जब आप बीएड करेंगे तो उस बीएड की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी टीजीटी पीजीटी या फिर अपर प्राइमरी में। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा और वो मिनिमम एलिजिबिलिटी लिए बिना अगर आपने बीएड कर लिया तो आप शिक्षक भर्ती के लिए भी पात्र नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि आप डीएलएड और बीएड में अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर डीएलएड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, और अगर बन रहा है तो अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बीएड विकल्प बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करते हैं कि किसमें आपको नौकरी के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। देखिए, किसी भी विभाग में जब आप लोअर लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होती हैं।
जब आप आरटी की बात करते हैं तो आरटी में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से बातें मेंशन की गई है कि कोई भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार शिक्षकों की भर्ती कैसे करेगी। तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है प्राइमरी में यानी कक्षा 1 से 5 में, और 35 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है अपर प्राइमरी में यानी 6 से 8 में। इससे ऊपर जब आप जाएंगे टीजीटी में और पीजीटी में तो ये अनुपात और बढ़ता चला जाता है, यानी ज़्यादा छात्रों पर कम शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जितने ऊपर लेवल पर आप जाएंगे वहाँ पर टीचर की वैकेंसीज कम जनरेट होगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा छात्रों पर कम शिक्षकों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप आएंगे तो कम छात्रों पर ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज भी ज़्यादा आएंगी। इसी वजह से रीजन ही ये है कि प्राइमरी लेवल पर बल्क में वैकेंसी जाती है, हज़ारों की संख्या में आती है, और उसके कंपेरिजन में टीजीटी पीजीटी और अपर प्राइमरी में वैकेंसीज उतना नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जब आप पीजीटी में जाते हैं तो कई राज्यों में वहाँ पर इंटरव्यू का प्रावधान किया गया है, लेकिन प्राइमरी में अधिकांश राज्यों में इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है, अगर केवीएस को छोड़ दिया जाए। केवीएस में केंद्रीय विद्यालय समिति में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्राइमरी में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन राज्य स्तरीय जो भी प्राइमरी के वैकेंसी जाते हैं राज्यों में वहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन अगर आप टीजीटी में जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू से फेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब भविष्य में जाकर के राज्य स्तरीय नियम बदल दिया है तो वो अलग बात है। इसके अलावा अगर आप बात करें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की यानी कक्षा 1 से 5 की, तो 1 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय हैं। वहीं पर अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो वो सरकारी विद्यालय नहीं होते हैं, बल्कि बहुत कम सरकारी विद्यालय होते हैं। अधिकांश विद्यालय जो होते हैं एडेड होते हैं, यानी कि उनका मैनेजमेंट जो होता है वो प्राइवेट होता है, लेकिन जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देने का काम करती है, यानी कि अर्ध सरकारी जिसे आप जानते हैं। मतलब कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट है और वहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट करने का प्रोसेस और टीचर्स को सैलरी देने का प्रोसेस सरकार करती है। ठीक है, यानी सरकार के सुपरविजन में वो विद्यालय चल रहा है। तो चूंकि यहाँ पर विद्यालयों की संख्या भी कम है और छात्रों के ज़्यादा संख्या पर कम शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से यहाँ पर वैकेंसीज कम जनरेट होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम लोग बात करें कि बीएड आपके लिए बेहतर होगा या फिर डीएलएड बेहतर होगा, तो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसके आधार पर आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। अगर आप हायर क्लासेज में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो नो डाउट आपके लिए बीएड बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है या नहीं ये आप पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप प्राइमरी में जाने के इच्छुक हैं तो डीएलएड ही आपके पास विकल्प है, क्योंकि बीएड अब प्राइमरी से हट चुका है। इस वजह से डीएलएड कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो प्राइमरी के साथ साथ कक्षा 6 से 8 वाली भर्ती में भी आप शामिल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, डीएलएड के लिए भी मैं बता दूं कि अगर 6 से 8 में आप जाते हैं और अगर 6 से 8 में अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि आप डीएलएड कोर्स करने के बावजूद भी 6 से 8 में अप्लाई ना कर पाएं। मतलब कि 6 से लेकर के 12 तक की जो भी वैकेंसी होगी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, और पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट जिससे आप आवेदन करना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप डीएलएड करते हैं तो 6 से 8 वाली में देखी जाएगी, 1 से 5 में इस प्रकार का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये डिसीजन आपसे बेहतर कोई नहीं ले सकता कि डीएलएड आपके लिए बेहतर विकल्प होगा या फिर बीएड विकल्प होगा बेहतर आपके लिए। जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए उन फैक्टर्स पर आप एग्जामिन करिए कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है और उसी में प्रवेश लीजिएगा। किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग में ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं लोगों की, जैसे बीएड में अगर आप देखेंगे हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बाहर कर दिया तो अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कई बार वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमें अलाउ करिए। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भविष्य में ना हो जाए, इस वजह से पहले आप एग्जामिन जरूर कर लीजिएगा। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही बीएड या फिर डीएलएड में से कोई भी बेहतर विकल्प आप अपने लिए चुनिएगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।